हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स स्टडी। इट्स पीयूष। आज आपके सामने लेकर आए हैं आरआरबी पीओ का एक मिनी मॉक है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। इन 20 क्वेश्चंस में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम एक बॉक्स बेस पजल करने वाले हैं, एक सीटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं और एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं और ब्लड रिलेशन होने वाला है आपका, इसमें डायरेक्शन होने वाला है और एक मिसलेनियस क्वेश्चन होने वाला है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिलने वाली हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस अवेलेबल रहती है। तो जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे फैमिली हमारी ग्रो हो सके और यह हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो अगर हम मोटिवेट रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर लगातार आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक बॉक्स बेस पजल है। उस बॉक्स बेस पजल में आपको क्या दिया है वो हम चलिए देख लेते हैं कि 6 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव द अदर लाइक अ स्टेक। कि 6 बॉक्सेस हैं एक स्टैक की तरह रखे हुए हैं। ईच ऑफ दीज बॉक्सेस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ बिस्किट्स अमंग। और हर बॉक्स में अलग अलग नंबर में बिस्किट्स रखे हुए हैं और बिस्किट कितनी संख्या में है वो आपको संख्याएं दे रखी हैं। द बॉटम मोस्ट बॉक्स इज़ नंबर 1। जो सबसे निचला बॉक्स है उसे पहला नंबर दिया जाता है और उससे ठीक ऊपर वाले को 2 और ऐसे ही आगे दिया जाता है। तो अब आपसे जो भी बातें की जा रही हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी कंडीशंस शुरू हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या क्या दिया जा रहा है। फोर्थ बॉक्स कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स अगर आपके देखते हैं तो हमारे पास 6 बिस्किट हैं और वो चौथे नंबर के बॉक्स में रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो अगर आप पीओ लेवल की प्रीलिम्स का पजल कर रहे हैं एग्ज़ाम में भी, तो आप कम से कम 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही चलिए जिससे आपकी पजल ईजिली सॉल्व हो सके। तो चौथे नंबर के बॉक्स में मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स हैं, तो मतलब 6 बिस्किट्स चौथे नंबर के बॉक्स में रखे हुए हैं। बॉक्स जे इज़ इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच हैज़ 8 बिस्किट्स। जे के ठीक नीचे 8 बिस्किट हैं। यही चीज़ आपसे कही गई है कि जिस बॉक्स में 8 बिस्किट हैं उसके ठीक ऊपर जे रखा हुआ है। और कहा गया है विच इज़ नॉट द बॉटम मोस्ट बॉक्स, कि जो आठवें जिस बॉक्स में 8 बिस्किट रखे हुए हैं ये बॉटम मोस्ट बॉक्स नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये बॉटम वाला नहीं है। फिर आपसे कहा गया है देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स विद 8 बॉक्सेस एंड एल। 8 बिस्किट वाले बॉक्स में और एल के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो चलिए हम इसे यहीं इसी में सेट कर लेते हैं। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स और ये एल। अभी मुझे नहीं पता कि ये ऊपर है या नीचे, तो इसलिए मैंने उन्हें इस तरह से नोट डाउन कर लिया। फिर बॉक्स एल के बारे में कहा गया है विच कंटेन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ बिस्किट्स कंटेन इन बॉक्स ओ। एल के अंदर उतने बिस्किट रखे हैं जितने ओ के अंदर हैं, लेकिन उसके 2 गुने हैं। यही बात आपसे कही गई है। तो एल इज इक्वल टू 2 इंटू ओ हमने नोट डाउन कर लिया। फिर आपसे कहा गया है बॉक्स एल कंटेन्स 4 बिस्किट लेस देन बॉक्स एम। बॉक्स एल के अंदर एम से 4 बिस्किट कम है, तो हमने इसको भी नोट डाउन कर लिया। फिर आपसे कहा गया है बॉक्स एम इज़ इमीडिएटली बिलो बॉक्स एन। कि जो हमारा बॉक्स एम है वो इमीडिएटली बिलो है एन के। तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। और फिर आपसे कहा गया है कि जो बॉक्स के है वो ना तो 13 बिस्किट रखता है अपने अंदर और ना ही 8 बिस्किट को रखता है। हमने सारी कंडीशंस को लिख लिया है। तो अब हम इजीली इस पज़ल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इस पज़ल को कहाँ से उठाया जाए। यहाँ से आप उठा नहीं सकते, यहाँ से भी नहीं उठा सकते। एन और एम रखने के लिए काफ़ी सारी जगह है, तो यहाँ से भी नहीं आप ले सकते। तो बचती है केवल यही एक कंडीशन, यहीं से हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझे बताया गया है कि बॉक्स 8 बॉटम मोस्ट बॉक्स पर नहीं है, तो मैं अगर 8 को यहाँ तो मैं नहीं ले सकता, 8 मेरा यहाँ नहीं आ सकता। तो अगर मैं 8 को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो 8 के बाद मुझे 3 बॉक्स छोड़कर एल देना पड़ेगा। तो 1, 2, 3 छोड़कर आप एल ऊपर दे सकते हैं। तो एक कंडीशन तो आप ये ले सकते हैं कि 8 नंबर के बिस्किट यहाँ हो, 3 बॉक्स छोड़ के एल यहाँ हो और उसके ऊपर जे यहाँ हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 8 बॉक्स यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसके ऊपर आपको जे देना पड़ेगा।
तो जे आप 6 पे दे नहीं सकते, 6 से ऊपर आप जा नहीं सकते, तो आपको 8 बॉक्स यहीं देने पड़ेंगे, जे उसके ठीक ऊपर रखना पड़ेगा और 8 के बाद 3 बॉक्स छोड़ के आपको एल देना पड़ेगा। इस कंडीशन को आपने लिख लिया। फिर आपसे कहा गया है एल के पास ओ से दोगुने बिस्किट हैं। तो हम अगर इन बॉक्सेस की अगर बात कर लें कि किसमें कितने बिस्किट्स रखे हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं। तो 6 अगर मैं एल को देता हूं तो ओ को मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे ओ को 3 देने पड़ेंगे। ऐसे ही एल को मैं 8 नहीं दे सकता, 9 नहीं दे सकता, 13 नहीं दे सकता। एल को मैं या तो 12 दे सकता हूँ या 16 दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं 12 देता हूँ तो मैं ओ को 6 दे दूंगा, और अगर मैं 16 देता हूँ एल को तो मैं ओ को 8 बिस्किट दे दूंगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एल के अंदर एम से कम बिस्किट हैं, तो अगर मैं एल को 16 बिस्किट दूंगा तो मेरे पास एम को देने के लिए बिस्किट नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब मैं एल को 16 बिस्किट नहीं दे सकता, तो एल के पास कितने बिस्किट हो जाएंगे? 12। तो ओ के पास हमारे कितने बिस्किट होंगे? 6 बिस्किट होंगे, तो यहीं ओ आएगा। एम के पास अब आपके कितने बिस्किट हो जाएंगे? एम के पास आपके हो जाएंगे 16 बिस्किट। अब आपको ये, हमने इसको भी लिख कर दिया, इसको भी कर दिया। अब आपको सिर्फ इस कंडीशन को देखना है कि एन और एम आप कहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल यही एक कंडीशन बनती है एन और एम की, और यहाँ पर एन और एम के लिए सिर्फ यही एक जगह बचती है, और एम के सामने आपको 16 बिस्किट देने हैं। फिर आपसे कहा गया है के पास ना तो 13 बिस्किट होंगे ना 8 बिस्किट होंगे। के आपके पास यहीं आ सकता है, लेकिन के पास 8 बिस्किट हो गए तो हमारी ये कंडीशन गलत हो जाती है। तो के पास आप के यहीं दे सकते हैं। अब के को आप 13 बिस्किट नहीं दे सकते, ना 8 बिस्किट दे सकते। 8 हम यहाँ दे चुके हैं, तो जे के पास 13 बिस्किट हो जाएंगे। अब केवल एक कोई बिस्किट बच रहे हैं, 9 बिस्किट। तो इस तरह से हमने इस पज़ल को बना लिया है ईजिली। ये बहुत ही ईजिली तरह से बन गई। अब अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? हाउ मैनी बिस्किट्स डज ओ हैव? तो ओ के पास कितने बिस्किट हैं? तो ओ के पास हमारे 6 बिस्किट हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बॉक्स 5वें नंबर के बॉक्स पर रखा हुआ है? विच बॉक्स इज 5th नंबर बॉक्स? तो हमारा आंसर के हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स एल एंड जे? एल और जे के बीच में कितने बिस्किट हैं, कितने बॉक्सेस हैं? तो आप हमारा आंसर हो जाएगा 2, के और ओ हैं। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन द बॉक्स एल एंड के? तो एल और के अंदर कितने बिस्किट हैं? तो 12 एंड 9 रिस्पेक्टिवली हो जाएगा। और हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि किन्हीं 2 बॉक्सेस के नाम दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि इन बॉक्सेस में टोटल कितने बिस्किट हैं, तो हम उन बॉक्सेस के बिस्किट को जोड़ के अपना आंसर दे देंगे। होप आपको ये पजल बिल्कुल पसंद आ गई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशन? तो चलिए हम इस वर्ड को लिख लेते हैं अच्छे, फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे। आपके सामने वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशन। स्पेलिंग आप लिख लीजिए CONGRATULATIONS। हमें इतनी बड़ी स्पेलिंग दी है, अब आपको बस यही बताना है कि कितने पेयर ऐसे बन रहे हैं कि जितने के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी आते हैं जब हम इंग्लिश वर्डमाला को देखते हैं। तो सी से अगर आप पढ़ना आगे शुरू करेंगे तो सी के बाद डी आएगा, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। हमारा पहला पेयर बन गया तो हमने इसको 1 लिख लिया। पी, क्यू, मतलब हमें 1 तो मिल ही गया है। अब आप ओ से पढ़ना शुरू कीजिए। ओ, पी, क्यू, आर दूसरा आपको मिल गया। एस, टी 3 मिल गए। यू मिल गया। VWXYZ अब आपको नहीं मिलेगा। अब आप इससे अगर आगे पढ़ेंगे तो एन के बाद O, P, Q, R, S, T, U, V, WXYZ आपको नहीं मिलेगा। G के बाद आप पढ़ लीजिए HIJKL, 5वां आपको मिल गया। LMNOPQR, इस तरह से आपको पढ़ते हुए जाने हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको ये फॉरवर्ड भी देखने हैं, फिर आपको पीछे से भी चेक करने हैं।
ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन में ये आपसे ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, क्या पूछा है। आपसे कहा गया है देयर आर 6 मेंबर्स, के 6 मेंबर हैं पी थ्रू यू इन अ फैमिली, पी से लेके यू तक आपके सामने 6 मेंबर हैं। देयर इज़ नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, और जो फैमिली है उसमें कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पेरेंट है तो वो कपल में ही होगा। फिर आपसे कहा गया है यूज़ ओनली ब्रदर्स, तो यू का अकेला भाई, ओनली ब्रदर्स फादर्स, भाई के पिता, फादर्स मदर, तो यहाँ पर ये माँ हो जाएगी। मदर्स इन लॉ इज एस, इट इज़ नॉट मदर, इट इज़ मदर्स इन लॉ, तो मदर इन लॉ कौन हो जाएगी, इसकी किसी से शादी हुई होगी और उसकी जो माँ होगी वो कौन है, वो एस है। तो ये हमें इतनी सी लाइन में हमें इतनी बड़ी चीज़ दे दी गई है। Q इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ P, जो Q है ओनली चाइल्ड है P का। अब आप इसको नोट डाउन इसी तरह से लिख सकते हैं हम, अभी हमें किसी का जेंडर तो नहीं पता, अब यहाँ पर आप Q के सामने ओनली लिख सकते हैं, इससे हमें याद रहे कि Q अकेला बच्चा है। T डजेंट बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन, जो T है वो थर्ड जनरेशन में नहीं है, मतलब T इस जनरेशन में नहीं है। तो आपके सामने कौन कौन से मेंबर है पहले उनको देख लेते हैं, P, Q, R, S, T और U। अब P का अकेला बच्चा Q है। आपके सामने टोटल मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, और आपसे कहा गया है कोई भी पेरेंट सिंगल नहीं है तो इनकी भी शादी हुई होगी। और P का अकेली संतान Q है, तो आप कहाँ दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पर P, इन दोनों में अगर आप P देने की सोचें तो इनके 2 बच्चे हैं और इसलिए फिर P अकेला यहीं आ जाएगा और Q यहाँ आ जाएगा। फिर आपसे कहा गया है T थर्ड जनरेशन में नहीं है तो T के लिए फिर यही जगह बचती है, और आपके सामने केवल एक ही कोई मेंबर रह गया है, P हमने देख लिया, Q हमारा हो गया, R रह जाता है तो वो हमने यहाँ भर दिया। अब आपकी ये फैमिली ट्री एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए आप इसको आसानी से बता देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ इज़ P रिलेटेड टू T, कि P T से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर मैं आपको देखता हूँ, आप P से खड़े होकर T को देखिए तो ये आपको कौन दिखेगा, ये आपको सन इन लॉ दिखेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हु इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यू की ग्रैंड मदर कौन है, यू की ग्रैंड मदर आप उससे एक जनरेशन छोड़कर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको एस दिखता है, तो आपका एस आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूँ हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एस, हाउ इज़ यू रिलेटेड टू एस, कि जो यू का संबंध है वो एस से किस प्रकार है, तो अगर आप एस से खड़े होकर यू को देखेंगे, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दें, कि अगर आप एस से खड़े होके आप यू को देखेंगे तो मुझे यू का जेंडर नहीं पता। जब आपको यू का जेंडर ही नहीं पता तो आप नहीं बता सकते कि एस यू से क्या कहने वाला है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा आंसर हो जाएगा सी एंड डी। होप आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं। फिर देखिए अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपके सामने एक और पज़ल आ गई है, और ये पज़ल क्या है, ये पज़ल है 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट सम आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर वाइल अदर आर फेसिंग आउटसाइड। 8 लोग हैं जो किसी टेबल के, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठते हैं, और चारों ओर नहीं मतलब वृत्ताकार टेबल की तरफ मुंह करके बैठे हैं, उनमें से कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। अब जो भी कंडीशन है हम उनको चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो 8 लोगों की बात की जा रही है, अलग अलग मुंह करके बैठते हैं किसी भी टेबल में, तो आप इसमें पॉसिबिलिटी तो 2 खींच कर चलिए ही। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर, तो हमें बी की अगर डायरेक्शन पता है तो हम इस पजल को यहीं से शुरू कर लेते हैं।
और इसके थर्ड लेफ्ट में आपको एच बिठाना है, तो एच यहाँ हो जाएगा दोनों ही जगह अभी। तो फिर आपसे कहा गया है डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब मुझे नहीं पता एच का फेस किधर है, तो आप एक बार एच को इनसाइड मान लीजिए, एक बार आउटसाइड मान लीजिए, इनसाइड एक बार आउटसाइड। और जो डी है सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इस कंडीशन में डी यहाँ पे हो जाएगा। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, तो एक छोड़ के आपको ई लेना है पहले। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में तो आप एक छोड़ के ई सिर्फ यहीं ले सकते हैं। और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, तो ई के लेफ्ट में बनाने के लिए आपको ई को आउटसाइड देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना दीजिए तुरंत, तो आपकी ये पज़ल बहुत ईजिली सॉल्व होने वाली है। तो बी एच और डी, तो एक बार आप ई यहाँ बना दीजिए, एक बार ई यहाँ बना दीजिए। अब ई के सेकंड लेफ्ट में होने वाला है, तो ई इनसाइड दिखेगा, यहाँ पे ई आउटसाइड दिखेगा। अभी हमारी 3 पॉसिबिलिटी चल रही हैं, लेकिन आप अगर जल्दी से बनाएंगे तो बहुत इजीली आपकी ये पज़ल सॉल्व हो जाएगी। फिर आपसे क्या कहा गया है, ए सिट्स बिसाइड एफ। जो ए है, हाँ हम एक लाइन इसमें छोड़ गए, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो एफ है वो ई के थर्ड राइट में है, तो एफ यहाँ हो जाएगा, इस कंडीशन में आपका एफ यहाँ हो जाएगा, और इस कंडीशन में आपका एफ यहाँ हो जाएगा। और ए सिट्स बिसाइड्स एफ, जो ए है वो एफ के पास में बैठता है, ए यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, और ए यहाँ हो जाएगा। अब देखिए हमें कहीं भी पॉसिबिलिटी अगर मैंने इसकी पहले से लेके चला हूँ तो मुझे कोई भी कंडीशन नोट डाउन नहीं करनी पड़ रही है, मैं लगातार उन्हें रखता जा रहा हूँ, बाद में पॉसिबिलिटीज़ कट जाएंगी। फिर आपसे कहा गया है सी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, कि जो सी है ए के राइट में पाँचवा बैठता है। तो ए के राइट में पाँचवा बैठने का मतलब है, अगर आप ए को इनसाइड माने तो 1 2 3 4 5 आप यहाँ पे सी ले सकते हैं। अगर आप आउटसाइड लेते हैं तो आपको सी यहाँ देना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो सी यहीं आएगा। और जब अगर सी यहाँ आ रहा है तो ए इनसाइड देख रहा होगा, इस कंडीशन में भी इसी तरह से ए इनसाइड देख रहा होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास सी के लिए दोनों कंडीशन खाली हैं, तो हम इसे लिख लेते हैं कि ए के राइट साइड में पाँचवा हमारा सी है। यहाँ पर बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि ए के राइट साइड में है, क्योंकि यहाँ पर इनर आउट दोनों जगह देख रहे हैं, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमें किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। फिर आपसे क्या कहा गया है, सी डज नॉट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो जो सी है वो यहाँ नहीं आएगा, तो अब सी यहीं आएगा। उस कंडीशन में जो मेरा ए है वो आउटसाइड देख रहा होगा। ये बात हमने नोट डाउन कर ली, यहाँ पर हमें लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में है, यहाँ पे ई है नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे कहा गया है जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। जो जी है वो ए के थर्ड राइट में बैठता है, मतलब 2 छोड़ के आपको जी बिठाना है, यहाँ तो जगह नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कट गई, ये पॉसिबिलिटी भी कट गई। अब अकेले ये पॉसिबिलिटी बचती है, तो ए के थर्ड राइट में आपको जी देना है, तो यहाँ पर हमने जी दे दिया। फिर आपसे क्या कहा गया है, सी डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, कि जो सी है वो सी के सेकंड लेफ्ट में नहीं बैठता। तो अगर मैं इसको इनसाइड देता हूँ जी को, तो ये सेकंड लेफ्ट में सी बैठेगा, जबकि ये मना किया जा रहा है, तो जी कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा। फिर आपसे कहा जा रहा है एफ डज नॉट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। तो जो एफ है वो सी के सेकंड राइट में नहीं बैठता। अगर मैं सी को आउटसाइड दिखाऊं तो ये एफ मेरा सेकंड टू द राइट हो जाएगा, जबकि ऐसा करना नहीं है, तो मेरा एफ, इस कंडीशन को बनाने के लिए सी को इनसाइड देखना पड़ेगा, तो एफ मेरा सेकंड टू द लेफ्ट हो गया सी के। फिर आपसे कहा गया है डी डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो जो डी है वो एफ के थर्ड लेफ्ट में नहीं बैठता। तो अगर एफ आउटसाइड देखेगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि जो डी है वो एफ के थर्ड लेफ्ट में ना बैठे। और इस पूरी कंडीशन में मुझे डी की जो है वो पोजीशन ये नहीं पता लगी कि वो इनसाइड देखता है या आउटसाइड देखता है, लेकिन हमारी पज़ल कंप्लीट हो गई है। तो अगर आप देख लिया आपने कि अगर मैं यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी लेके चला था तो मुझे कोई भी कंडीशन नोट डाउन नहीं करनी पड़ी, और ईजिली मैंने इस पज़ल को सॉल्व कर लिया। तो पॉसिबिलिटीज़ अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बजाय आप एक के बाद एक को लगातार उनको क्रॉस चेक करें। तो आपको ये पज़ल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो ये पूछ सकता है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ए के थर्ड लेफ्ट में ये रहा ए, इसके थर्ड लेफ्ट में अगर मैं जाता हूँ तो कौन दिखेगा आपको, सी। हु इज सिटिंग
इन फ्रंट ऑफ ए। ए के फ्रंट में कौन बैठा है? तो ए अगर आउटसाइड देख रहा है तो ए के फ्रंट में तो कोई बैठ ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। फिर पूछा जाएगा बी इज फेसिंग इन विच डायरेक्शन, तो इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड द टेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम उनका ईजिली आंसर कर लेंगे। होप आपको ये पजल तो पसंद आई होगी और आपने ईजिली सॉल्व भी कर ली होगी। अब चलिए देख लेते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन को। अब जो अगला क्वेश्चन है वो मेरा डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 persons A to H are sitting at some distance with each other. A is sitting 4 meter west to C। चलिए हम इसको लगातार लिखते हुए चलते हैं। A जो है वो C के वेस्ट में है 4 मीटर, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। B is sitting in the middle of A and C, तो B यहाँ कहीं बैठेगा। यहाँ पे कौन है? B है, मिडल में है, तो इसका मतलब ये दो, ये भी दो। फिर आपसे कहा गया है B is sitting 3 मीटर नॉर्थ टू D, मतलब B और D के बीच में 3 मीटर, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। हु इज सिटिंग 5 मीटर वेस्ट टू E, ये E के 5 मीटर वेस्ट में है, और तो यहाँ पर ये दूरी 2 है, तो ये 3 हो जाएगी और टोटल 5 है। फिर कहा गया है हु इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ टू F, ये F के नॉर्थ में है 2 मीटर। G इज सिटिंग 4 मीटर ईस्ट टू F, तो जो G है वो 4 मीटर F के ईस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है। हमने इस पूरी कंडीशन को हमने नोट डाउन कर लिया। अब आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू E। C की पोजीशन E की रिस्पेक्ट में क्या है? तो हम E से खड़े होकर अगर C को देखते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन हमें दिखती है? ये हमें दिखती है नॉर्थ वेस्ट। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड E। तो C और E के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो ये हम देख लीजिए कुछ इस तरह से, ये 2 थी, ये 3 थी और ये 3 थी, ये रहा E। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको देखनी है तो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। होप आपको ये बिल्कुल ही ईजिली समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। हाँ, ये अब आपका जो क्वेश्चन है वो है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग पे। मैं आपको इसे करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ, जिसमें कि आपका कतई कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। 1.5 मिनट से 2 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको किस तरह से लिखना है कि फ्लड इन मेजर एरियाज़। आप पहली लाइन को लिख लीजिए, फ्लड इन मेजर एरियाज़। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी स्पेलिंग लिखिए, आप थोड़ा इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फिर क्या कहा गया है? कैजुअलिटी ड्यू टू फ्लड। तो कैजुअलिटी ऊपर तो कहीं है नहीं, तो हम इसको भी लिख लेंगे कैजुअलिटी। ड्यू भी नहीं है तो ड्यू भी लिख लीजिए। ड्यू टू फ्लड मुझे मिल रहा है तो फ्लड को मैंने इस तरह से लिख लिया, क्योंकि फ्लड मेरा ऊपर लिखा हुआ है। फिर आपसे कहा गया है एरियाज़ अफेक्टेड विद फ्लड। तो एरियाज़ मुझे पता है, अफेक्टेड इसमें नहीं है तो अफेक्टेड हम यहाँ लिख लेते हैं। इतना ही आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा अफेक्टेड। फिर विद भी आपके साथ नहीं लिखा है तो विद। फ्लड आपके सामने एक बार फिर से है तो हमने इसको यहाँ नोट डाउन कर लिया। फिर आपसे कहा गया है मेजर कॉज विद कैजुअलिटी। मेजर कॉज आपके सामने नहीं लिखा है तो हम CS लिख लेते हैं इसको, कॉज, मेजर कॉज। फिर विद हमारे पास है और कैजुअलिटी भी हमारे पास है, तो हमने इसको इस तरह से नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। फिर आपके पास जो कोड दे रखे हैं उन्हें भी आप इसी तरह से लिख लीजिए। इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप खुद देखिए आपने कितने वर्ड्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें केवल 10 वर्ड लिखने पड़े हैं और बाकी तो हमें लिखना ही नहीं पड़ा। फिर आप देख लीजिए इसमें कोडिंग इसके कोड्स क्या दे रखे हैं? CT, NL, PT और RP। नेक्स्ट लाइन में देख लीजिए PR, PT कॉमन है, DM और OK। फिर उसके नीचे NL CD, NL यहाँ है, CD नहीं है हमारे पास, EU भी नहीं है और OK हमारे पास है। फिर लास्ट लाइन और लिख लीजिए MB हमारे पास नहीं है तो इसको लिख लिया MB।
CT, CD और DM। इस तरह से हमने अपनी सारी चीज़ों को लिख लिया। अब देखिए आपके सारे के सारे कोड आपके सामने किस तरह से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें CS अकेला है, नीचे वाली लाइन में CS, यहाँ पर M भी अकेला है। तो CS हमने किसे लिखा था, हमने CS लिखा था कॉज को। तो कॉज का जो कोड है, चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, कॉज का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो गया मेरा, MB। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे विद के नीचे ये है, यहाँ पर CD के नीचे है, तो विद का कोड क्या हो जाएगा, CD। फिर अफेक्ट का कोड आपके पास यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरा EU बचता है। तो अफेक्ट किसका हो जाएगा कोड, अफेक्ट कोड हो जाएगा मेरा EU का। हमने यहाँ पर 3 कोड देख लिए। अब ओके 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 ओके, यहाँ पर क्या हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, NL CD EU PT, NL CD EU और PT। मुझे लगता है कोई कोड इसमें हम लोगों ने गड़बड़ किया है। हाँ, PT है, NL EU CD। हाँ, यहाँ हमने जो ओके लिख दिया है, यहाँ पर ओके नहीं है, ये PT है। तो PT के नीचे इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब बिल्कुल जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है वही स्ट्रक्चर यहाँ दिखना चाहिए। तो फ्लड का कोड क्या हो जाएगा, फ्लड का कोड मेरा हो गया PT, आपको इसका कोड भी मिल गया। अब एरियाज, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, तो ये किसका कोड हो जाएगा, NL का कोड हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, मेजर का कोड आपका CT हो जाएगा। फिर इनका कोड आपको कहीं नहीं मिला, तो यहाँ पर ये अकेला बचता है, तो इनका कोड क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। फिर PR, फिर ये वाला अगर आपको कहीं दिखता है तो ये वाली मुझे DM पे दिखता है। और फिर यहाँ पर PR और OK, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर DU2, इनके नीचे कुछ नहीं है, तो इन दोनों के कोड क्या हो जाएंगे, या तो PR और OK। तो यहाँ पे आइदर वाला केस लग जाएगा। आपके सारे के सारे कोड आपके सामने हैं, आपको ये बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन आपके सामने लगातार आते रहेंगे। आज हमने इसमें मिनी मॉक किया है, आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए सेशंस की। आपको वीडियो हो सकता है पसंद आई होगी। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक तो बनता है, तो सेशन को आप लाइक कीजिए, ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली ही इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को। और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।